Hello guys, welcome, good morning again. This is Vedant Education केमिस्ट्री क्लास एंड फर्स्ट यूनिट आपका जो था, जो बेसिक केमिस्ट्री था, आधारभूत रसायन विज्ञान था, वो हम पढ़ रहे थे। 3-4 लेक्चर्स हो गए थे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज ये नया लेक्चर है और हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो देखिए नया टॉपिक क्या है, आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा है मोल कॉन्सेप्ट, मोल सिद्धांत आपके सामने लिखा है, या इसको आप मोल अवधारणा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आप कहीं कहीं पे इसको मोल अवधारणा भी बोल सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। ओके, देखो मोल अवधारणा की आप अगर बात करते हैं तो उसमें जो ये मोल शब्द आपके सामने आ रहा है, उसको सुनकर के एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर हमने ऐसा यूनिट सिस्टम जब पढ़ा था, पदार्थ की मात्रा की जो इकाई थी उसको जब हमने पढ़ा था तब मोल वहां पे आया था। और ये क्या था, किसकी इकाई थी? पदार्थ की मात्रा, इसकी इकाई थी मोल, है ना, जिसको हम क्या कर रहे थे, MOL से लिख रहे थे, है ना। यस, वो उसी मोल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब हम इससे जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे कि मोल कहाँ जरूरी है, कैसे निकाला जाता है, इसका अर्थ क्या है, वो सब चीजें किस में आता है, मोल अवधारणा में आता है। सो बी रेडी, आर यू रेडी? ठीक है, देखो मैं मोल शब्द के बारे में बात करता हूं सबसे पहले कि भैया मोल क्या है। अब हम क्या करेंगे कि भैया मोल क्या है, ये तो हमें मालूम है, किसी पदार्थ की मात्रा होती है। देखो मोल किसी पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है। ये क्या है, पदार्थ की मात्रा होती है, जिसमें किसमें, इस मोल में, किसमें, इस एक मोल में जो पदार्थ की मात्रा है, जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर कण होते हैं। ध्यान देना, मैं मोल की बात कर रहा हूं। मोल क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा होती है जिसमें क्या है, उतने ही कण होंगे जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में है, ठीक है। आइसोटोप्स आप समझते हैं, कार्बन 12 एक आइसोटोप है उसका, है ना, समस्थानिक है। अगर कार्बन 12 समस्थानिक का मैंने कितना ले लिया, 12 ग्राम का टुकड़ा ले लिया और उसमें पता किया कि इसमें कितने परमाणु हैं। जितने परमाणु उस टुकड़े में हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम के टुकड़े में हैं, उतने ही कण किसमें होते हैं, उस पदार्थ में है, जो उसकी कितनी मात्रा है, 1 मोल है। समझ रहे हैं क्या? सपोज कीजिए ये किसी पदार्थ का 1 मोल है और ये क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम का टुकड़ा है। ये क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम का टुकड़ा, और ये क्या है, 1 मोल पदार्थ, कोई भी XYZ। अब मैं क्या कहूंगा कि इस कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के टुकड़े में जितने परमाणु है ना, उतने ही इस 1 मोल पदार्थ के अंदर कण होंगे। अब मैं कण क्यों बोल रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये पदार्थ अपना परमाणु भी हो सकते हैं, ये अणु भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा है, पदार्थ के कण बोला है। अब इतनी सारी कहानी हो गई कि भैया कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, जितने ही 1 मोल में किसी पदार्थ के में उपस्थित होंगे कण। तो हमारा दिमाग में क्या आएगा कि भैया कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते कितने हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर, मशीन का नाम है, या आप कह सकते हैं तकनीक का नाम है, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कार्बन के 1 परमाणु का भार
कितना प्राप्त हुआ, कार्बन के एक परमाणु का कितना भार प्राप्त हुआ, वो है 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। देखो बच्चों कितना प्राप्त हुआ, 1.99264 इंटू 10⁻⁻23। ये क्या है, ग्राम भार। किसका, एक परमाणु का। किसके एक परमाणु का, कार्बन के एक परमाणु का। क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा है कि भैया कार्बन के 12 ग्राम के टुकड़े में कितने परमाणु, ये मैं देखने चाह रहा हूं। तो हमने क्या पता कर लिया, कार्बन के एक परमाणु का भार पता कर लिया। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि 12 ग्राम के टुकड़े में कितने परमाणु होंगे। देखो एक परमाणु का वजन आ गया, अरे भैया एक बड़ा बक्सा है, उसमें 20 छोटे बक्से रखे हुए हैं। अगर आपको बोला जाए कि कुल भार 100 है और एक बक्से का भार कितना है, 20 बक्से नहीं है, मान लो बड़े बक्से में छोटे बक्से हैं, टोटल भार है उसका 100 और एक बक्से का भार है 10। तो आप कैसे निकालेंगे टोटल बक्से, टोटल भार 100 बटा एक बक्से का भार 10 बराबर 10 बक्से हो गए। वही तो है, टोटल कार्बन के भार बराबर कितना है, 12 ग्राम। एक कार्बन परमाणु का भार यह है, तो टोटल में एक परमाणु के भार का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। देखो अतः 12 ग्राम में कुल परमाणु कितने होंगे, ध्यान देना। टोटल भार कितना हो जाएगा, भार, कुल भार किसका बच्चों, उस 12 ग्राम में 12 ग्राम बटा एक परमाणु का भार बराबर क्या है हमारे पास, कुल भार 12 ग्राम है बटा एक का है ये। इट कम्स ये कितना आता है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये क्या आता है कि भैया आपने जो लिया है 12 ग्राम कार्बन का टुकड़ा, उसके अंदर कितने सारे परमाणु हैं, उसमें कितने सारे परमाणु हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं। इसका मतलब उस एक मोल पदार्थ के अंदर भी कितने कण होंगे, इतने ही कण होंगे। क्योंकि जितने कण कार्बन 12 के 12 ग्राम में है, इतने हैं ना, हमने निकाल लिया, उतने ही किस में होंगे, उस एक मोल पदार्थ में होंगे। तो एक मोल पदार्थ में कण कितने होते हैं, इतने। इसको दिमाग में फिट कर लेना। क्या फिट कर लेना, 6.023 इंटू 10⁻23, इसको फिक्स कर लेना। अतः किसी भी पदार्थ के एक मोल में कुल 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु, कण होते हैं। चाहे वह पदार्थ क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो वो पदार्थ, उसका अगर आप एक मोल लोगे तो उसमें कणों की, परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 6.023 इंटू 10⁻23, जो ही किसमें होती है, कार्बन के 12 ग्राम के टुकड़े में होती है परमाणु की संख्या। समझ में आ रही है क्या बात, एक मोल का मतलब समझ में आया। आगे चलकर इस मोल को, आगे चलकर इस संख्या को आवोगाद्रो नियतांक या Na से लिखा गया। ठीक है,
जो साइंटिस्ट था जिसने डराइव किया था ये सब, उसका सम्मान देने के चक्कर में हमने इसको ही क्या बोल दिया, अवोगाद्रो संख्या। आपके दिमाग में 1 मोल आते ही, सामने आते ही दिमाग में आना चाहिए ये वाली संख्या 6.023 × 10⁻23, और इसका मतलब आना चाहिए कि भैया कोई भी पदार्थ का 1 मोल ले लो, उसमें इतने कण होंगे। इसी को अवोगाद्रो नियतांक, अवोगाद्रो संख्या, Na संख्या कहते हैं। अब देखो चाहे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने इससे भटकना नहीं है। देखो क्या नहीं भटकना है, अतः 1 मोल O2 बराबर 6.023 × 10⁻23 अणु होंगे साहब, ठीक है। 1 मोल Na, इसका मतलब क्या है 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे साहब इसके अंदर, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या है 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इसके अंदर, ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसका मतलब किसी का भी 1 मोल हो, उसमें टोटल कितने होंगे, इतने ही अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आती है, इसका मतलब है Na या अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। अब जरा आप गौर कीजिए इस बात पे, हमने कहा कि 1 मोल में इतने कण परमाणु होंगे, और 1 मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा, तो उसका क्या भार भी बराबर है? फिर 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल सोडियम का भार भी बराबर है क्या, अगर उसमें परमाणुओं की, अणुओं की संख्या बराबर है? 1 मोल सोडियम ले लिया और ये क्या है 1 मोल ऑक्सीजन, इसमें भी 6.023 × 10⁻23 परमाणु है, इसमें भी उतने ही अणु है, तो क्या भार बराबर है क्या? नहीं, कतई भी नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता कि 1 मोल अलग अलग पदार्थों का है तो उसका भार बराबर हो, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो आई एम राइटिंग दिस, विभिन्न पदार्थों के 1 मोल मात्रा में भार अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे 1 मोल O2 32 ग्राम, 1 मोल Na 23 ग्राम, 1 मोल H2 2 ग्राम। समझ में आई क्या बात? तो भैया 1 मोल अगर आपने अलग अलग पदार्थों का लिया है तो देखो इसमें ऑक्सीजन के अणु भी कितने हैं, Na है, ये भी Na है, ये भी Na मतलब ये वाला Na, संख्या हमें मालूम चल गई, ये वाली संख्या है। तो परमाणु अणुओं की संख्या तो समान है इन तीनों की, लेकिन उनका भार जो है वो अलग अलग है। भैया वजन तो अलग अलग ही होगा ना, आप समझिए इस बात को। समझ में आई कि ये कहानी है, समझ में आया? अब देखो, अब ये जितनी भी बात अपन ने बोली है ना, इस सबको एक गेम में कन्वर्ट करते हैं, एक खेल खेलते हैं हम, कौन बनेगा करोड़पति। कौन सा खेल है, कौन बनेगा करोड़पति खेल खेलेंगे अब इसका। किसका? इस मोल का। तोड़ मरोड़ करके अलग अलग रूप में इस मोल को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो मोल, अब आपको अगर ऐसा कहा जाए कि आपके पास में परमाणु का कुल भार दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए कि सोडियम का एग्जाम्पल, सोडियम का कुल 69 ग्राम है, तो मोल कितने होंगे? तो देखो 1 मोल सोडियम के अंदर होता है 23 ग्राम, उसी को क्या कहते हैं? उसका परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है ना। और आपको कुल कितना दिया है? 69। तो कुल में एक, अच्छा परमाणु भार क्या होता है? 1 मोल का भार होता है, अभी लिखा था मैंने, यहां लिखा था ना, देखो 1 मोल का भार,
ठीक है। तो अगर कुल भार में एक मोल के भार का भाग दे दें तो कुल मोलों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो मोल परमाणु जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कुल भार दिया हुआ हो तो मोल पे पहुंच सकते हैं। ऐसा ही अगर आपको कोई अणु दे रखा हो, वही ऑक्सीजन की बात कर लें, O2 ऑक्सीजन दे रखी है और आपको कुल भार दे दिया 64 ग्राम, आपको बोलेगा कि भैया इसका क्या करे, मोल अणु निकालो। ठीक है, मोल परमाणु की जगह मोल अणु निकालो। तो कुल भार बटा अणु भार, अणु भार। जैसे परमाणु भार क्या था, 1 मोल का भार था परमाणुओं का, ये भी क्या है 1 मोल का भार, लेकिन यहाँ क्या है अणु है। बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर ये क्या है मोल अणु, मोल अणु। ऐसे है देखो, चलो यहाँ लिख देता हूँ, मोल अणु बराबर क्या होता है कुल भार बटा अणु भार करोगे तो वो क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात। ठीक है, देखो मोल परमाणु निकालने का एक और तरीका, अगर आपको कुल भार ना दे करके कुल परमाणुओं की संख्या दे दे, हैं कुल भार ना दे करके कुल परमाणुओं की संख्या दे दे, तो 1 मोल अगर भार दे दिया था तो 1 मोल के भार से भाग दिया था तो कुल मोलों की संख्या आ गई थी। अब कुल परमाणु दे दे तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या का भाग दे दीजिए, कुल परमाणुओं की संख्या बटा 1 मोल में परमाणुओं की संख्या का भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, टोटल मोल परमाणु आ जाएंगे, परमाणुओं का मोल संख्या आ जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई पदार्थ के 18.06 गुणा 10⁻23 परमाणु है तो मोल कितने होंगे। तो देखो कुल परमाणुओं की संख्या बटा 1 मोल के परमाणुओं की संख्या, ये कैंसिल हो गया, कितने बच के 3 मोल। अरे समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे हमने क्या किया था, कुल भार दे रखा था तो कुल भार बटा परमाणु भार कितना होता है 23, 3 मोल। तो जब आपको कुल भार दे दे तो परमाणु भार या अणु भार का भाग दे करके मोलों की संख्या निकाल लो। आपको कुल परमाणुओं की संख्या देता है तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या का भाग दे दिया तो क्या आ गया, मोलों की संख्या आ गई। सिमिलरली आप किसके साथ कर सकते हो ये वाली बात, आप कर सकते हो अणुओं के साथ, मोल अणु। मान लीजिए आपको दे दिया कुल अणुओं की संख्या, ठीक है, तो बटा में क्या कर देंगे, Na का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल अणु आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है क्या बच्चों। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी गैस के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, आयतन, गैस का आयतन बटा उस गैस के 1 मोल का आयतन क्या है, 22.4 लीटर, उसका आप भाग दे देंगे। ठीक है ना, देखो गैस के 1 मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर आयतन होता है। किस पर, STP या NTP पर। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बच्चों अगर आपको कहा जाए भैया 100 लीटर टोटल गैस है, उसमें आप मोलों की संख्या बताओ, तो 100 लीटर बटा 1 मोल के आयतन का भाग 100 बटा 22.4 करेंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका एक गेम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि परमाणु भार का उपयोग और कुल भार का उपयोग करके मोल परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, मोल अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। कुल परमाणुओं की संख्या दे दी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, मोल परमाणु निकाल रहे हैं और मोल अणु निकाल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी गैस के अंदर कुल मोल कितने हैं वो हम निकाल सकते हैं। उसका दिया हुआ जो आयतन है बटा 22.4 करेंगे तो कुल मोलों की संख्या उस गैस में आ जाएगी दिए गए आयतन में। बोलो समझ में आती है क्या बात। ये हुआ मोल का चारों तरफ का एक गेम। बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया, बोलिए बच्चों गेम समझ में आया या नहीं आया है। बहुत ही आसान सी कहानी है ना गेम। तो ये मोल कॉन्सेप्ट जो है हमें समझ में आया
और इसी मोल कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और परमाणु भार, अणुभार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणुभार, इन छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें होती हैं ये, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आगे काम में आने वाली है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं परमाणु भार, अणुभार, ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणुभार की मैं बात करने वाला हूं। सो बी अटेंशन प्लीज। परमाणु भार या अणुभार, ये दोनों को एक जगह लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्राम परमाणु या ग्राम अणुभार, ठीक है। क्या समझ में आई बात? आप देखो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो मैं सबसे पहला देख रहा हूं परमाणु भार, एटॉमिक मास। जैसे आपको ये कहा जाए कि भैया सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, कितना होता है 23। इसके इकाई की यूनिट की हम आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको बोला गया कि सोडियम परमाणु का भार कितना है 23 है। इसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं, होता क्या है परमाणु भार, आपको ये बोला जाए तो आप ये सोचिए कि हमने कैसे पता किया कि भैया सोडियम परमाणु का भार 23 है। आपको दुकान पे जाने के लिए बोले और आपको कहे कि भैया 1 किलो गुड़ लेके आइए, तो आप दुकानदार को बोलेंगे कि अंकल 1 किलो गुड़ दे दीजिए, तो वो ऐसे आंख से थोड़ी देखेगा कि ये लीजिए, वो रखा 1 किलो गुड़, ये हो गया 1 किलो गुड़, ऐसे तोल के तो नहीं बोल सकता, हाथ से तो नहीं बता सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, मशीन पे रखना पड़ेगा, या जो पुराना कन्वेंशनल वेइंग मशीन होता है, तुला जो होता है, उस पर रखना पड़ेगा और फिर वो क्या कर सकता है, वेट कर सकता है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे यहाँ पे वो रखेगा 1 kg गुड़ और यहाँ लिखेगा, यहाँ रखेगा गुड़, जैसे बराबर होंगे वो कहेगा ये 1 किलो गुड़ है। या मान लीजिए उसके पास क्या है, 100 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो 1 किलो गुड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 100 ग्राम के 10 गुना करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है। तो 1 किलो गुड़ क्या हुआ, इस 100 ग्राम के बाट का 10 गुना हो गया। तो 1 किलो जो है हमारे पास गुड़ का, ये एक संख्या है, समझ में आ रही है बात, जो क्या बता रही है कि भैया ये 100 ग्राम वाले बाट का 10 गुना होती है, ये सिर्फ इतनी सी बात है, समझ में आई बात। तो जो हमारे पास में इसका जो भार है, अभी मैं गुड़ से आता हूं किस पर, परमाणु के ऊपर आता हूं, ध्यान देना। आपको पुराने समय की बात करें जैसे अपन, तो किसी भी चीज का भार निकालने के लिए पहले एक स्टैंडर्ड बना लेते थे पुराने लोग। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं था, बाट नहीं थे, कुछ नहीं था, मार्केट नदी में से पत्थर ले लिया, अंदाजा जो ज़्यादा ज्ञानी होते थे वो अंदाजा लगा लेते थे, भैया ये 1 धड़ा हो गया, कुछ भी नाम दे दिया उसको, ये 1 हो गया। अब वैसे कितना गुना आपको लेना है उसका भाव मोल कर लेते थे, है ना। तो वैसे ही परमाणु का भी अगर अपन भार निकालना चाहें, है ना, तो उसके अंदर अंदाजा यही नहीं लगा सकते क्या हम, कि मैंने क्या किया, वही तुला लिया, ध्यान देना, और एक कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु लिया, ठीक है, और उसका क्या कर लिया मैंने, 1/12वां भाग निकाल लिया, भार का कितना हिस्सा कर लिया, 1/12 भाग कर लिया, ठीक है। कार्बन 12 परमाणु का छोटा सा टुकड़ा जो क्या है उसके भार का 1/12वां हिस्सा है, वो ले लिया मैंने और उसको मान लिया मेरा स्टैंडर्ड। अब जो भी परमाणु को तोलूंगा मैं उसी टुकड़े से तोलूंगा। वो टुकड़ा क्या है, कार्बन 12 परमाणु के भार का 1/12वां भाग है, समझ में आ रही है बात। और उसी को मैं क्या बोलता हूं, 1 AMU बोलता हूं। तो अब मैं जिसको भी तोलूंगा परमाणु को, वो मैं इसी 1 AMU से तोलूंगा। 1 AMU का वजन कितना है, कार्बन 12 परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा। अब मुझे क्या करना है, सोडियम को तोलना है, ठीक है। तो मैंने इधर सोडियम रखा और यहाँ क्या रखता हूँ, 1 AMU रखता हूँ। तो ये तो बहुत भारी है। फिर मैंने इसको किया 2 3 4 5 6, और जब मैं 23 AMU को रखूंगा, जैसे मान लो ये एक स्टिक है, ये क्या है, कार्बन परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा है,
है ना, कार्बन परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा है, इसी को मैं 1 mu बोल रहा हूं। तो मैंने सोडियम के लिए 1 रखा, 2 3 4 5 23 रखे, तो सोडियम का कितना भार हो गया, किसके बराबर हो गया, कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग के 23 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 23 गुना। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया सोडियम का भार कितना हो गया, 23 AMU के बराबर है। समझ में आ रही है क्या बात, किसके बराबर है, 23 AMU के बराबर है। ये 1 AMU का कितना गुना है, 23 गुना। 1 AMU क्या था, कार्बन 12 परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा। इसका मतलब सोडियम का भार कितना हो गया, इस कार्बन परमाणु के भार का 1/12वां हिस्से का कितना गुना हो गया, 23 गुना हो गया। समझ में आ रही है। तो 23 AMU हमें क्या बता रहा है कि सोडियम परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के भार के 1/12वें भाग का कितना गुना भारी है, 23 गुना भारी है। बस यही क्या है, परमाणु भार की परिभाषा। अरे समझ गए तुम लोग, वेरी गुड, दिमाग क्लिक कर गया तुम लोगों का, बड़ा स्मार्ट हो। देखिए यह एक संख्या है, कुछ नहीं है और मिथ्य है सब बातें। परमाणु भार क्या है, एक संख्या है, 12 13 2 4 ये सब चीजें, ठीक है। जो क्या बताती है, जो बताती है कि वो सुना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही वाली कहानी है। बताती है लेकिन मानने का नहीं, ऐसा नहीं है, ये केमिस्ट्री है। बताती है वही मानने का है। तो परमाणु भार क्या है, यह एक संख्या है जो बताती है कि उस परमाणु का भार, कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के 1/12वें भाग का कितना गुना है। बताओ, सोडियम का कितना है, 23 गुना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुना। हाइड्रोजन का 1 गुना, मतलब बराबर 1 गुना, तो ये बराबर ही हो गया ना। चलो, ये समझ में आई कि नहीं आई बात, यही तो अभी मैंने यहाँ पे समझाई है आपको कि भैया परमाणु भार क्या है, एक संख्या है जो हमें बताएगी कि कार्बन 12 के भार का 1/12वां हिस्सा निकाल लिया, उसका कितना गुना है। वो 23 है सोडियम का परमाणु भार। इसका मतलब सोडियम कितना गुना भारी है, 23 गुना भारी। किससे, कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से। गेटिंग द पॉइंट। चलो, अब इतनी बात हो गई तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12वां भाग कितना होता है। तो देखो, कार्बन परमाणु का भार, अरे भैया शुरुआत में इस लेक्चर के मैंने बताया था 1.99268 × 10⁻⁻23 ग्राम क्या है, कार्बन के एक परमाणु का भाग, इसका 1/12वां हिस्सा है ना। उसी के गुना तो देखना है अपने को, उसी का गुना देखना है ना। तो क्या करूं मैं, इसके अंदर क्या कर दूं, 1/12 का भाग दे दूं, मतलब 12 का भाग दे देता हूं मैं इसके अंदर। ये लीजिए 12 का भाग दिया, इट कम्स 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। कितना है भैया कार्बन परमाणु के 1/12वां हिस्सा, 1.67 × 10⁻⁻24। इसे 1 AMU कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 AMU। क्या है 1 AMU, कार्बन परमाणु के भार का 1/12वां हिस्सा। और इसी के मैंने क्या कर लिए, देखो कार्बन का मैंने क्या किया, वजन लिया टोटल, उसका 1/12वां हिस्सा निकाला, ये निकल के आया। मान लीजिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ, 1 AMU कह रहा हूँ। जैसे 1 किलो का बाट बोलते हैं ना, वैसे इसको क्या 1 AMU कहा। एक तरफ सोडियम रखा तुला में, एक तरफ 1 AMU रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो 23 रखूंगा जब बराबर होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सोडियम का भार कितना गुना है, 23 AMU के बराबर है। मतलब 23 AMU, 1 AMU क्या है, कार्बन के भार का 1/12वां हिस्सा, मतलब सोडियम का भार कितना हो गया, उसका 23 गुना हो गया। बात समझ में आ रही है क्या। इसे ही या इसको ही क्या कहते हैं, 1/6.023 × 10⁻23 ग्राम।
इसको आप सोल्व करेंगे यही वैल्यू आएगी, या इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1/Na लिख सकता हूँ क्या। तो मैंने इसकी एक इकाई बना ली, किसकी, कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के भार की एक इकाई बना ली, इसको बोला एक AMU। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है। अब मैं क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा कि सोडियम कितना गुना है, ऑक्सीजन कितना गुना है ना, हाइड्रोजन कितना गुना है। देखिए, अतः ऑक्सीजन परमाणु का भार C12 परमाणु के भार के 1/12वें भाग का 16 गुना होता है। अतः इस ऑक्सीजन परमाणु का भार फिर कितना होगा बच्चों, देखो ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन परमाणु जो है उसके 1/12वें हिस्से को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं ना, 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। गुणा कितना गुना है, 16 गुना है, तो मैं इसको क्या बोल दूं 16 AMU। ये हो गया ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब देख लो ये जो ऑक्सीजन का परमाणु भार है वो कितना है, 16 AMU, जो हमें क्या बता रहा है कि भैया ऑक्सीजन परमाणु जो है वो कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग का 16 गुना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमसे ये मालूम चल गया कि ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना है, 16 AMU है। ऐसे ही आप अगर सारी कहानी किस पर लागू कर दें, मान लीजिए सोडियम पर लागू कर दें, ठीक है। Na का परमाणु भार C12 के 1/12 भाग का 23 गुना होता है ना। कैसे पता चल रहा है, प्रैक्टिकल करके, है ना, तुला में रख के हमने देख लिया 23 गुना है। अतः कार्बन 12 के भार का 1/12वां भाग क्या हो गया, 1 AMU, गुणा कितना गुना है 23, तो कितना आ गया 23 AMU। यो क्या है, ये है Na का परमाणु भार। बोलो बच्चों समझ में आती क्या कहानी। तो परमाणु भार आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ये लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है क्या, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो अगर मैं कहूं कि भैया ठीक है, एक एक परमाणु का तो आपने निकाल लिया, किसी पदार्थ के 1 मोल का भार, ठीक है। अब देखना जरा, अगर मैं कहता हूं कि पहला निकाल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का भार कितना होगा बच्चों, मुझे ये मालूम है कि एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार कितना है, 16 AMU। AMU किसके बराबर है, 1/Na के बराबर। एक परमाणु का भार कितना है बच्चों, 16 AMU। AMU बराबर क्या है, 1/Na, और Na की वैल्यू आपको मालूम है बच्चों, है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, 16/6.023 × 10⁻23, इसको गुणा कर दिया ना इससे, ठीक है। तो 1 मोल परमाणु का भार कितना होगा बच्चों, बताओ मुझे। अगर एक परमाणु का भार यो है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल में जितने परमाणु होते हैं उससे गुणा कर दो, और कितने होते हैं, Na ही तो होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 16 / 0.23 × 10⁻23 × 6.023 × 10⁻23, इट कम्स 16 ग्राम्स। इट कम्स 16 ग्राम्स। कितना आया बच्चों, 16 ग्राम आया, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि जब भी आपको ग्राम में परमाणु भार दे रखा है तो उसको आप ये याद रखिए कि ये 1 मोल का परमाणु भार है, एक परमाणु का नहीं है, 1 मोल परमाणुओं का है। और इसीलिए इसका मैं नाम बदल देता हूं, इसे ही क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार
कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु भार। बस मैं एक आपको मैं समझा दूं हाइड्रोजन के लिए और समझा दूं क्या बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है बच्चों? 1 AMU। 1 AMU मतलब कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग के बराबर, क्योंकि वो क्या है 1/12 भाग उस परमाणु का 1 MU तो होता है, हाइड्रोजन में भी 1 MU ही है। तो देखो एक परमाणु का भार कितना है? इक्वल्स टू 1 AMU। ठीक है, और 1 AMU क्या है? 1/Na। इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1/6023 इंटू 10⁻23 है। AMU की वैल्यू रख दी ना, इससे भाग दे दिया, और 1 मोल परमाणु का भार, एक परमाणु का भार है, इसको 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं उससे गुणा कर दो, तो कितने होते हैं? गुणा किया 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 1 ग्राम। क्या आ गया? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का भार 1 ग्राम आ गया है। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है क्या आपको? है क्लियर है ना? चलो जी, मुझे भी बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, देखो समझाते हुए ये तामझाम बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप जब इसको यूज़ करोगे तो 4 लाइन में ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, है ना। 4-5 तो वो कन्वर्जन थे, कुल परमाणुओं की संख्या से मोल परमाणु निकालना, कुल अणुओं की संख्या से मोल अणु निकालना, कुल भार से परमाणु का मोल निकालना, कुल भार से अणु का मोल निकालना, और गैस के कुल आयतन से गैस के मोलों की संख्या निकालना, वो हो गया। और फिर ये हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये परमाणु भार था, अब मैं इसको लेके जाता हूँ अणुभार। अणुभार आपको समझाता हूं। देखो देखो बच्चों ध्यान देना, अणुभार जो है बिल्कुल सारा का सारा सेम, जहां जहां पे परमाणु है वहां वहां पे क्या होगा? अणु कर दो। यह एक संख्या है जो बताती है कि उस अणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के 1/12वें भाग का कितना गुणा है। ठीक है, कार्बन का 1 का भार ये है, उसके भार का 12वां गुणा 12 का भाग दिया तो ये आता है। इसी को 1 AMU कहते हैं। इसी को 1/6.023 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। इसी को हम 1 Na लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? 1 Na कहते हैं। वही बात है। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु की जगह मैं क्या कर दूं? अणु कर दूं। अणु तो क्या हो जाएगा? ये O2, उसका भार कितना होता है? कार्बन 12 के इसका कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। अब 16 ना करके मैं क्या करूंगा? 32, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन परमाणु था वो 16 गुना था, तो उसी संख्या का O2 कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना, 32 गुना हो जाएगा। और 32 गुना है तो कार्बन 12 समस्थानिक के भार का 1/12वां भाग 1 AMU, और 32 गुना है तो 32 से गुना किया तो कितना हो गया? 32 AMU ऑक्सीजन का अणुभार। बोलो समझ में आया क्या है? सोडियम तो देखो अणु के रूप में होता है, सॉरी परमाणु के रूप में होता है, अणु के रूप में नहीं आता है। सोडियम के कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे आप Na2CO3 की बात करें, निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं ना। आप कोशिश करना, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसका निकाल के देखना। सोडियम 23 हो गया, कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, उससे जोड़ जाड़ करके निकालना आप। ठीक है, यहाँ देखिए अब मैं बात करता हूँ इसके 1 मोल के भार की ऑक्सीजन अणु। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु की जगह मैं क्या कर दूं? ऑक्सीजन अणु कर देता हूं। ऑक्सीजन अणु क्या है? O2 कि 1 मोल का भार, 1 O2 का भार कितना होता है? 32 AMU था ना अभी, मतलब क्या हो गया? 32 बटा ये संख्या हो गई Na। तो 1 मोल परमाणु की जगह 1 मोल अणु का भार क्या होता है? वही 32 बटा ये करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 32 ग्राम आ जाएगा। ग्राम में आ गया है ना। 32 AMU 1 O2 अणु का, तो 32 ग्राम क्या हो जाएगा? उसके 1 मोल का। और इसे ही हम क्या बोल देंगे? ग्राम अणुभार बोल देंगे। जैसे वो ग्राम परमाणु भार था, ये क्या हो जाएगा? ग्राम अणुभार हो जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर है कहानी? वैसे ही हाइड्रोजन के एक अणु की मैं बात करूं तो परमाणु की जगह यहां क्या कर दूं? अणु का भार।
अब एक AMU की जगह क्या हो जाएगा 2 AMU। अरे भैया एक हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु था वो, अणु क्या होता है H2 तो डबल हो जाएगा ना, तो एक परमाणु का भार उसकी जगह क्या जाएगा, अणु का भार कितना है 2 AMU, तो AMU की वैल्यू रखेंगे तो भाग इससे दे दिया, तो 1 मोल अणु का भार क्या आएगा, एक अणु का भार गुणा कुल अणुओं की संख्या कितनी होती है ये, तो क्या आ जाएगा ये 2 ग्राम। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अणु का ग्राम अणुभार हो गया। ये ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार है, ये ऑक्सीजन का अणुभार है केवल एक अणु का। ठीक है, तो बच्चों जब भी ग्राम में आता है तो आप समझिए कि वो 1 मोल का भार है, चाहे 1 मोल परमाणु हो चाहे 1 मोल अणु हो। ठीक है, और जब भी AMU में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो 1 परमाणु या 1 अणु का है। बात समझ में आई क्या? तो ये सारी कहानी थी आपकी मोल कॉन्सेप्ट, एंड यू थिंक यू सी इट्स वेरी सिंपल। आपने इसको लगभग आधे घंटे में समझ लिया है। आप एक बार पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे आप 15 मिनट में, और अगली बार क्या करेंगे 4 लाइन में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।